3-4 साल रहे, उनको किसने रोका था कि वो रूस से सस्ती गैस लेकर आ जाते। और अगर वो रिजाइन नहीं करते तो साबित हो जाएगा कि वो इस गद्दारी का, इस साजिश का हिस्सा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जनाब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, हुकूमत बदली, वजीर बदले, मुशीर बदले, अपोजिशन हुकूमत में आ गई, इत्तेहादियों ने नई हुकूमत से इत्तेहाद कायम कर लिया। मुसलसल सियासी तब्दीली के साथ अब कवानीन भी बदल रहे हैं, मायनी और मफहूम भी तब्दील हो रहे हैं। वॉशिंगटन से मौसूल होने वाले पाकिस्तानी सफीर के जिस मरासले को तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साजिश करार दे रहे हैं, मौजूदा हुकूमत और कौमी सलामती कमेटी में कहा गया ऐसी किसी साजिश का कोई सबूत मिला ही नहीं। क्या हुकूमत और वुज़रा की अदला बदली से एक मरासले के मायनी और मफहूम भी बदल गए हैं? कौन सच्चा है, कौन झूठा है, बेवकूफ कैसे बना रहे हैं और किससे बनाया जा रहा है? दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार से पहले मरासले से सरासर इनकारी थी, लेकिन आज होने वाली कौमी सलामती के इजलास से एक बात तो जनाब वाज़ेह हो गई कि कम अज कम हुकूमत वक्त ने इस मरासले को एक्सेप्ट कर लिया है, तस्लीम कर लिया है। लेकिन क्या हुकूमत इस बात से भी इनकार करेगी कि किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं हुई? अगर वो इसका जवाब हां में देते हैं और कहते हैं कि कोई मुदाखलत नहीं हुई, तो वजीर आजम को यह जरूर वाज़ेह कर देना चाहिए कि आप अचानक हुकूमत में कैसे आ गए, क्योंकि हुकूमत में आने से पहले खुद अपोजिशन रहनुमा ये कहते थे कि आदम एतमाद से हुकूमतें गिरा नहीं करती हैं। तमाम बयानात जनाब ये उस वक्त के हैं जब ये अपोजिशन में थे, लेकिन अब ये हुकूमत में आ गए हैं और हुकूमत को इससे कोई साजिश की बू अब नजर नहीं आ रही है। साबिक वजीर आजम इमरान खान गुज़िश्ता रोज लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब में अदलिया से ओपन इंक्वायरी का मुतालबा भी कर चुके हैं। क्या हुकूमत ऐसा होने देगी और इसके क्या नताइज निकलेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज खुद इस मामले का नोटिस लेगी? दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत के आने से मुल्क सियासी तवाजुन खो चुका है। माजी के हरीफ आज हलीफ बने हुए हैं और मखलूद हुकूमत की मुखालफत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर रही है। वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जब उसकी हुकूमत आई थी तो अपोजिशन की जानिब से सेलेक्टेड की स्टैंप लगाई गई, हुकूमत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई, इमरान खान पर मुख्तलिफ नौयत के संगीन इल्जामात लगाए गए। मगर आज जब इमरान खान अवाम में मकबूल हो रहे हैं, कामयाब जलसे कर रहे हैं, जमहूरियत की डगर पर गामजन है, अवाम की हमदर्दियां समेट रहे हैं, तो हुकूमत को यह शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हालांकि होना तो यह चाहिए कि तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के बयानिए और उनके नजरियात का एहतराम करें और जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखने में जनाब अपना किरदार भरपूर तरीके। जनाब अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाते हैं। फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। नबील कबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं। अमजद अली खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमारे साथ मौजूद हैं और फारूक हमीद साहब एनालिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर। फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा, 22 तारीख को आज एक एलामिया आया और एक 30 मार्च को आया था। ये 20-22 दिन के वक्फे से दूसरा कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है और इसमें जो मेरे पास मरासला ये पूरा रखा गया है प्रेस रिलीज, उसमें कहा गया है कि देयर हैज बीन नो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। आपके मौकिफ की तरदीद है या तायीद है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने तौसीक की है पिछले फैसलों की, तो 3-4 चीजें जो हैं वो तो वाज़ेह हो गई। पहली बात तो ये हो गई कि मरासला है। दूसरा ये है कि उसकी जुबान इंतहाई नामुनासिब है, जिसके ऊपर सफीर को एक डिमार्श जो है वो देने का फैसला किया गया। लिहाजा जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत को कतई तौर पर तस्लीम किया गया दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ जब कह रहे थे कि अगर मरासला सही साबित हुआ तो मैं इस्तीफा दे के आपके साथ खड़ा हूँ, अब वक्त है कि शहबाज शरीफ के फैसले का इंतजार किया जाए और अगर वो इसमें मुलव्वस नहीं है और वो इस गद्दारी का हिस्सा नहीं है तो फिर शहबाज शरीफ का काम है कि वो रिजाइन करें और इस मामले के ऊपर भरपूर एहतिजाज करें। और अगर वो रिजाइन नहीं करते तो साबित हो जाएगा कि वो इस गद्दारी का, इस साजिश का हिस्सा है
और उनको फिर उसी तरह ही ट्रीट किया जाए। अच्छा, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कल एक जबरदस्त किस्म का लाहौर में जलसा किया, एक ऐलान भी किया कि जनाब इस्लामाबाद की कॉल दी जा सकती है और वो ईद के बाद हो सकती है। जुडिशल कमीशन बनाने का भी उन्होंने मुतालबा किया। आपको लगता है जुडिशल कमीशन बनाना तो खुद हुकूमत के फेवर में है, क्योंकि वो गद्दारी की जो बात आपने की और ये कहा कि बैरूनी साजिश थी, अगर ये साफ हो गया तो हुकूमत को ही फायदा होगा, लेकिन हुकूमती लोग ये कह रहे हैं कि जनाब जुडिशल कमीशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन, क्या कहेंगे? मामला यह है कि जुडिशियल कमीशन क्यों आउट ऑफ क्वेश्चन है? जब आपने एक तहकीक करनी है और आपने अब ये मान लिया कि मुरासला मौजूद है, आपने मान लिया कि उसके अंदर ऐसी जुबान है जो कि काबिल एतराज है, और तीसरा ये कि दैट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स। अब जब आपने ये चीज़ें तस्लीम कर ली तो उसके बाद किरदारों का तयन होना चाहिए, कौन कौन से किरदार है। जो 8 लोग जो PTI के मुनहरिफ हुए, वो उनकी मुलाकातें अम्बेसी में किससे हुई, उन्होंने गुफ्तगू क्या की, उसके बाद क्यों अलाइज जो है वो अचानक उन्होंने अपनी साइड बदल ली, वो दूसरी तरफ चले गए। तो आखिर पाकिस्तान में क्या हुआ कि ये सारे लोग जो हैं वो एकदम बदलना शुरू हो गए, कौन कौन से किरदार थे, किन्होंने बातें की थी, वो सारा चीज़ें सामने आई। अच्छा सर, कौमी सलामती कमेटी जो एक हाईएस्ट फोरम होता है, कौमी सलामती के मामला डिस्कस होते हैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपने भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, आपने उस वक्त की अपोजिशन जो आज हुकूमत में है उसको दावत दी, लेकिन वो नहीं आई। आज उन्होंने इजलास बुला लिया। आपको लगता है इस फोरम को सियासी जमात अपने लिए इस्तेमाल कर रही है? नहीं, मेरा ख्याल आज तो जो फोरम है उसने रीट्रेट किया है जो पिछली पोजीशन, उससे कोई बदली नहीं है। और एक्चुअली मुझे खुशी है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि एम्बेसडर साहब जो हैं उनको काफ़ी फोर्स किया गया कि वो अपने बयान से बदलें और चीज़ें करें, लेकिन वो अपने बयान के ऊपर कायम रहे और उन्होंने जो लिखा था उसके ऊपर ही उन्होंने अपनी बुनियाद रखी। तो जिसकी वजह से जो ये लोग प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना के लोग थे तो उनको पीछे हटना पड़ा अपनी बातों से। चले सर, आगे बढ़ते हैं। ईद के बाद क्या होने जा रहा है सर? तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? सिट इन का एक मूड है या सिर्फ एहतजाज का है, लॉन्ग मार्च का है? नहीं, उसकी कल से इंशाल्लाह प्लानिंग जो है वो उसका आगाज हो रहा और पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह सड़क पे होगा। पूरा पाकिस्तान इस इम्पोर्टेड हुकूमत को उठा के गलियों में फेंकेगा और यहाँ पर पाकिस्तान की राज का जो है वो राज होगा, पाकिस्तान के अवाम का राज होगा, पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे। इस्लामाबाद में हुक्मरान नहीं, बाहर किसी भी बैठे हुए शख्स को या हुकूमत को ये हिस्सा नहीं दिया जा सकता, ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो पाकिस्तान की हुकूमत को फैसला करे। इसलिए पूरे लोग जो है इंशाल्लाह पुरजोश और वो बाहर। आपका एक बयान भी चल रहा है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से और आपने कहा कि अगर उनसे मामलात बेहतर होते तो आज हम हुकूमत में होते। बेहतर हो गए मामलात अब? कल पीएम ने कहा है कि जिनसे गलती हुई है अगर वो गलती को सुधारना चाहते हैं तो इलेक्शन करवा दें, यही गलती में जो है वो सुधार होगा। और इसके लिए तमाम इदारों को और मैं तो समझता हूँ कि खुद हुकूमत के लोगों को भी इस मुतालबे के ऊपर काम करने चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान में और कोई हल नहीं है। इलेक्शन, फौरी इलेक्शन जो है वही पाकिस्तान के मुफाद है। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं जनाब। PMLN के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि उस वक्त आपको बुलाया गया कौमी सलामती कमेटी इजलास में, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, फिर आज आपने कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया। अब तायीद हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौकिफ की, इमरान खान साहब के मौकिफ की, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने फ़ाद की बात सुनी और आपके सवालात भी सुने। पहली बात तो ये है कि ये उनके मौक़िफ़ की 100% नफ़ी हुई है। अच्छा। और ये नफ़ी सिर्फ आज नहीं हुई, ये नफ़ी उस वक्त भी हुई थी जब इससे पहले मतलब है कि वो एक प्रेस टॉक हुई थी ISPR की तरफ से और उसमें भी तमाम वजाहत कर दी गई थी कि किसी जगह पर भी कोई इससे साजिश ना साबित होती और ना इस मरासले में कोई जो है वो साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ना ही मीटिंग में ये मामलात डिस्कस हुए कि कोई इस हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई। तो आप तो दूसरी गुजारिश ये है कि ये हुकूमत अपने ख़िलाफ़ खुद एक साजिश है।
सर मेरी गुजारिश सुने ना। जी 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 जी। देखिए बात यह है कि जब आपको याद होगा कि फ़ायद ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक झूठा रेफरेंस भेजा गया और जिसको कि सदर साहब ने वो इनिशिएटिव लिया और इमरान खान न्याजी के कहने के ऊपर दिया, इस चीज़ को साजिश बोलते हैं जो मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ होती है। साजिश ये थी कि आप इमरान अहमद न्याजी साहब जो हैं वो अमेरिका गए और उन्होंने ट्रंप के साथ जब मीटिंग की और वापस आके जश्न मनाया, तो दूसरी तरफ मोदी भी जश्न मना रहा था जिसमें उसने मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा डिक्लेयर किया। सही है। और आपको याद होगा कि उसके बाद कश्मीर के इलेक्शन में एक मुतनादे बयान भी इमरान अहमद न्याजी ने दिया था जिसमें उसने कहा था कि भाई ये तो हम रेफरेंडम करवाएंगे। रेफरेंडम तो ज़ाहिर है आप इंडिया में तो करवा नहीं सकते, आप पाकिस्तान के कश्मीर के ही रेफरेंडम की बात कर रहे थे। तो उसको भी कश्मीरियों ने शदीद क्रिटिसाइज़ किया था कि ये किसके कहने पर और कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें जो मरासले हैं या जो खतूत हैं मुख्तलिफ एम्बेसी की तरफ से वो आते रहते हैं, उनकी मुख्तलिफ ज़बानें होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई साजिश कर रहा है। अब हमारा मुल्क है, अगर हम ये कहते हैं कि मोदी जो है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह वज़ीर आज़म है इंडिया का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कल को कांग्रेस की हुकूमत आ जाएगी तो वो हमदर्द होंगे। लिहाजा जितनी भी अमेरिका या जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिनके साथ हमारे कारोबारी मरासम भी हैं, दीगर मामलात भी हैं, तो जाहिर है उनकी हुकूमतों की भी किसी हद तक पसंद नापसंद ज़रूर होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई सियासी तौर पर आपके साथ कोई साजिश कर रहे हैं या साजिश करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जिस वक्त हम ये मुतालबा करते थे कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएं और पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल जो है वो इलेक्शन है, तो इमरान अहमद न्याजी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने इलेक्शन क्यों ना करवाए। और हमने पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पता है मुतहदा अपोजिशन ने बेशुमार जलसे किए, बेशुमार रैलियां निकाली। मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं आपके सवालों के जवाब ही दे रहा हूँ जी, जी। और आपसे सवाल ये पूछ भी रहा हूँ ताकि जाहिर है आप एक माशाल्लाह तजर्बाकार तजिया नगार और साफ़ी हैं, तो मैं फवाद चौधरी साहब की बातों पर सवालात कर रहा हूँ और पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे इन मामलात की समझ नहीं आ रही। आप समझा दें या फवाद चौधरी साहब समझा दें कि जब पीडीएम मुतालबा कर रही थी, जब पीडीएम ये मुतालबा कर रही थी, जब पीडीएम ये मुतालबा कर रही थी कि जनरल इलेक्शन करवाए जाएं और इस्तीफ़ा देकर इमरान अहमद न्याजी साहब घर जाएं, तो उस वक्त इन्होंने ये मुतालबा क्यों ना तस्लीम किया। साजिश के ताने बाने कहाँ से शुरू होते हैं, किस तरह से साजिश के तहत ईवीएम मशीनों का काला कानून पास किया गया, किस तरह से उन मशीनों के ज़रिए जिस तरह से कि 2018 के इलेक्शन जो हैं वो आरटीएस सिस्टम के ज़रिए धांधली करके चुराए गए, अगले इलेक्शन किस तरह से ईवीएम के ज़रिए वो धांधली करके चुराने की प्लानिंग और साजिश तैयार कर ली गई थी, किस तरह से फवाद चौधरी समेत इनके वज़रा लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां देते रहे। ये तमाम मामलात जो हैं ये कोई ढके छुपे हुए नहीं है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जानते हैं। और दूसरी बात आपने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल में हम नहीं गए। बात ये थी कि जिस वक्त हमने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल का फौरन इजलास बुलाया जाए और हम जाने के लिए तैयार थे, तो उस वक्त यही फवाद चौधरी और इनकी हुकूमत ने कहा था कि नहीं, ये तो हमारे खिलाफ साजिश करने वाले हैं, हम ये मरासला क्यों लेकर आए सिक्योरिटी काउंसिल में। उस एहतजाज के तौर के ऊपर हम नहीं गए थे कि जब ये हम पर इल्जाम लगा रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम एक फरीक हैं और ये कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी काउंसिल में ये खत नहीं, उससे डिनाइल पीटीआई ने किया था, उससे डिनाइल इस वक्त की इनकी हुकूमत ने किया था कि हम ये उधर लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन बहरहाल अभी इस पर तहकीकात इंशाअल्लाह ताला ये गवर्नमेंट करवाएगी, उस पर मतलब है कि सीरियसली सोचा जा रहा है, कोई ना कोई कमीशन बनाया जाएगा और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। असल साजिश ये थी, हमारा अदम एतमाद में जाने का मकसद ये था कि जब इन्होंने हमारे और 22 करोड़ अवाम के मुतालबे के ऊपर मैं इस पे आपके पास वापस आऊंगा क्योंकि सर दूसरे केस में ना उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आप ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पे मैं वापस आऊंगा। सुन लेना, मैं एक बात मैं बात समेट रहा हूं। अच्छा करें कंप्लीट करें सर, जल्दी करें सर। मैं अपनी बात समेट रहा हूं एक लफ्ज में। जी तो जी मैं ये कह रहा हूं कि जब अदम एतमाद
के अलावा हमारे पास चारा न रह गया। और इनके जितने इत्तेहादी थे वो इमरान अहमद न्याजी के रवैये से मायूस थे, वो इमरान अहमद न्याजी की कारकर्दगी से मायूस थे। जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे ना किए। मुल्क में महंगाई और करप्शन का बाजार गर्म किया। फरा बेगम के चर्चे होने लगे थे, ये तोशाखाना के केस सामने आने लग गए थे। आपको पता है कि कोरोना के फंड के ऊपर और कितने बड़े और फॉरेन फंडिंग केस, मतलब अरबों खरबों की करप्शन के चर्चे थे। अवाम में कोई डिलीवर नहीं हो पा रहा था। आज पाकिस्तान जिस हालत में मिला है और जिस तरह से ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके गए, सियासी इंतशार की तरफ लेकर गए मुल्क को, लेकिन हमने ये चैलेंजेस कबूल किए हैं। सर अगर ऐसा होता ना, मैं आगे बढ़ता हूं लेकिन मैं एक कमेंट जरूर करूंगा, अगर ऐसा होता ना तो रात के 12 बजे के बाद आपको इत्तेहादियों के पास जाने की नौबत नहीं आती, वो खुद आपके पास दिन के उजाले में आते। अच्छा सर, ये फारूक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। फारूक साहब ये बताइएगा, ये जो 22 तारीख को 22 मार्च को जो एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी और अब जो जी और अब जो एक रिलीज हुई, इसमें आपको क्या लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौकिफ की तायद है या मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के मौकिफ की तायद है? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये जो साजिश का लफ्ज़ था जिसको पीटीआई बहुत इंसिस्ट कर रही थी, तो वो तो आज के एलामी ने उसको मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया। जी जी बिल्कुल। लेकिन साथ ही उन्होंने रीअफर्म किया, तायद की जो उनकी पहली स्टेटमेंट थी, बिल्कुल, जिसमें ब्लेटेंट फॉरेन फिर बात की। ठीक है। अच्छा, अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर गवर्नमेंट के पास कुछ ये उसमें थे, पहली जो मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें इनको चाहिए था सबूत पेश करते जो उनके पास थे, लेकिन इन्होंने नहीं किए, ताकि अगर ये इनके पास जो सबूत थे तो बाकी जो सिक्योरिटी इदारे थे वो फिर कंसिडर करते। ठीक है ना, तो ये इन्होंने क्यों नहीं किया? मुझे ये लग रहा है कि अब ये एक दो केस बन गया। जुडिशल कमीशन बनना चाहिए कि अब तो हुकूमत खुद कर रहा है ना, तहकीकात करानी चाहिए हुकूमत को, क्योंकि सर हुकूमत के लिए ये एक गले की हड्डी बनी हुई है। क्योंकि आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने जब वजारत उस्मा का हलफ नहीं उठाया था, वजीर आजम नहीं बने थे, उन्होंने बाकायदा से कहा था हमें बताया जाए, सिक्योरिटी दारों से कहा था कि हम गद्दार हैं या नहीं, हम इस तरह से इन इल्जामात के साथ इलेक्शन में अवाम की तरफ नहीं जा सकते। आपको लगता है जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि नाउ इट मे नॉट हैपन। उसकी वजह यह है कि शायद अगर होगा तो पार्लियामेंट्री कमेटी लेवल के ऊपर कोई बातचीत होगी। और मैं आपको करेक्ट कर दूं कि पिछली पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में पिछली गवर्नमेंट ने बुलाया था, ऑपोजिशन नहीं आई थी। अब क्योंकि पीटीआई निकल चुकी है, अब उस पार्लियामेंट्री कमेटी का आई डोंट नो उसका क्या इफेक्ट होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आगे लेके चलेगा। चले, मैं नबील कबूल की तरफ भी जाता हूं, उनको भी शामिल करता हूं, आपकी तरफ वापस आऊंगा। नबील कबूल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून और जाहिर सी बात है आप भी उनके इत्तेहादियां, उनकी जानिब से एक मौकिफ सामने आया है और ये बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती आ रही है कि जनाब मुदाखलत हुई थी, इस बात को तस्लीम कर लिया गया है। क्या कहेंगे आप, ये एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं तहरीक इंसाफ की? पता नहीं आपको ये खबर किसने दी है? सर मेरे पास सामने है, ये रहा सर, ये पूरा जो आज प्रेस रिलीज निकली है, आज जो प्रेस रिलीज निकली है उसमें एम्बेसडर ने कहा है कि ये जो एक खत वो लेकर आए हैं और उसमें साजिश का जिक्र है। आफ्टर एग्जामिनिंग द कॉन्टेस्ट एंड द कम्युनिकेशन रीअफर्म द डिसीजन ऑफ द लास्ट NSC मीटिंग। सर इसका मतलब तो यही होता है ना, जो लास्ट मीटिंग थी उसको कंफर्म किया। लास्ट क्या था उसमें, ये कहीं पे नहीं लिखा था कि साजिश, उन्होंने मुदाखलत का जो देखे DIG ISPR ने बात की थी कि जब आपका जो ये फॉरेन ऑफिस है, आपके फॉरेन ऑफिस में अभी ये खबर चल रही है कि जी फॉरेन मिनिस्टर से छुपाया गया था ये मरासला और फॉरेन मिनिस्टर तक को नहीं पता था, और ये मेहरबानी जो है किसी एक अफसर की थी कि उन्होंने ये जो है मरासला फॉरेन मिनिस्टर तक पहुंचाया। अब मुझे एक बात बताएं कि ये फर्ज होता है कि जो भी कम्युनिकेशन होती है फॉरेन जितने डिग्निटरीज हैं हमारी, उनके और सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, और सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स का ये फर्ज है कि वो फॉरेन मिनिस्टर तक पहुंचाए। तो ऐसी क्या बात थी जो छुपाई गई है? यानी आप देखें, ये सिर्फ और सिर्फ एक ये इलेक्शन का ये एक स्लोगन है, अवाम को बेवकूफ। हमारी अवाम तो बहुत सीधी है, हमारी अवाम जो है इस बात के, जी अमेरिका की मुदाखलत हुई, अमेरिका ने इमरान खान को हटाया, अमेरिका ने ये किया,
यानी आप अपने इदारों को बदनाम कर रहे हैं। और इदारा यानी आपका वो इदारा जिसको फौज कहते हैं, आप उनको बदनाम, यानी फौज हमारी क्या इतनी कमजोर है कि अमेरिका जो है वो हमें जो है वो चैलेंज सर ऐसे वैसे कोई प्रेस रिलीज में है नहीं, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। नहीं, ये फिर ये जो प्रेस रिलीज को आप छोड़ देना, आप DGISPR के स्टेटमेंट को देखें कि उसमें भी DGISPR क्या कह रहा है कि हमें कोई साजिश नजर नहीं आया है। हाँ, मुदाखलत इसलिए क्योंकि अगर आपका एम्बेसडर बैठा है एक, वो भी निजी महफिल में, और अमेरिकन जो स्टेट है अपना फॉरेन अफेयर्स का जो फॉरेन कमेटी का। अच्छा सर, मैं आता हूं आपके पास क्योंकि ब्रेक का भी टाइम हुआ ना, तो मेरे पास एक और गेस्ट बैठे हैं अमजद साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, आपके पास मैं आऊंगा वापस। अमजद साहब ये बताइएगा, आपको लगता है आपके मौकिफ की एक बड़ी जीत हुई है, लेकिन ये बात भी इस पूरे प्रेस रिलीज में लिखी हुई है कि जनाब कॉन्स्पिरेसी कुछ नहीं हुई, साजिश कुछ नहीं हुई, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके लिए अर्ज करूंगा कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि वो मर गई है, मरी नहीं है, वो अकड़ गई है। तो ये साजिश और मुदाखलत में इतना ही फर्क है, आप समझने वालों के लिए काफी है। देखिए, बात यह है कि साजिश हुई है तो गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, और उस मरासले में सब कुछ लिखा है कि रजीम चेंज होनी चाहिए, इमरान खान के खिलाफ आई है, और तहरीक अदम एतमाद आ रही है, रूस में आपने ताउन नहीं किया। ये सारी बातें पहले ये कहते थे कि जी मरासला ही नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है आज मरासला तो ठीक है। चलो, हम गवर्नमेंट में थे तो इन्होंने कहा जी कि ये पता नहीं कैसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी, हालांकि वहां पे रियासती इदारे उस वक्त भी मौजूद थे। आज खुद माना है कि जी मुदाखलत हुई है। अब एक बात तो इंडोर्स हो गई कि मरासला भी है, मुदाखलत भी हो गई है। अब इन्होंने, जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, कि अब तो इनको इज्जत के साथ अगर ये समझते हैं कि हमने साजिश नहीं की और इसका हिस्सा नहीं था, तो फिर बाहर आए, इलेक्शन की तरफ जाएं। अगर ये दोनों काम नहीं करते तो इसका मतलब है, आज देखें बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो बात पे मुत्तफिक हो चुके हैं कि हटाया गया है जुडिशल मार्शल लॉ लगा के। और दूसरा, इमरान खान साहब ने कल एक बड़ी खास बात की, अगर किसी की समझ में आई है या नहीं आई, कि आपने गलती कर ली है तो ठीक है, सुधार भी लें। और वो अचानक ऐसे जमीर जाग गए कि जमीर जागते हैं उसके अपना हाउस में जाग के, और 25 करोड़ पे भी जाग जाते हैं। इत्तेहादी जमातें भी अचानक से वो उनके भी जमीर जाग जाते हैं। तो समझने की बात है कि ऐसी कौन सी गैर मरई ताकतें थी जो दिखाई नहीं दे रही थी और सब चीजों को इकट्ठा भी कर रही थी। सेकेंडली, अब ये सारी चीजें हो सकता है आपकी पॉलिसी से वो इख्तिलाफ करते हो, महंगाई बहुत थी, सारी चीजें थी, हो सकता है इसको भी हम इस तरह से देख सकते हैं। इन सारी चीजों के बाद भी मैं समझता हूँ कि बैसियत पार्लियामेंटेरियन जब था। अच्छा सर, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और हिना रब्बानी खर साहिबा का भी मैं गुफ्तगू, उनकी भी बातचीत सुन रहा था, वो कह रही इस तरह की सख्त जबान मैंने भी जब वजीर खारजा थी इस्तेमाल की थी, और इससे ज्यादा सख्त जबान हमारे लिए भी इस्तेमाल की जाती थी। ये एक नॉर्मल बात से, नॉर्मल प्रैक्टिस है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस बात पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम नहीं थे तो उन्होंने कहा था, अगर मरासला हुआ, मुदाखलत या साजिश तो दूर की बात है, अगर मरासला हुआ तो मैं खुद ही इस्तीफा दे दूंगा, मैं नहीं बनूंगा वजीर आजम। अली गौहर बलूच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर साहब, अब तो इस बात को तस्लीम करते हैं ना, मरासला तो है, चले मुदाखलत या साजिश ये एक आगे का टॉपिक है, नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन आप ये समझते हैं मरासला तो है, बात तो हुई है। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश होती है तो हम फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और उनके साथ खड़े होंगे। बात यह है कि साजिश किसी सूरत नहीं हुई। देखिए, साजिश आपको एक वो वक्त याद होगा जब इंडिया ने एटमी धमाके किए थे, और उसके मुकाबले में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, और पूरी कौम भी देख रही थी और पूरी दुनिया भी देख रही थी कि उन्होंने उससे ज़्यादा एटमी धमाके किए, और जो उनको धमकियां मिल रही थी और जो ऑफर्स आ रही थी वो भी पूरी दुनिया ने और पूरी कौम ने उस वक्त देखी थी। उन्होंने वो तमाम चीज़ें ठुकरा कर, अरबों डॉलर्स की ऑफ़र ठुकरा कर, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की के अमन के लिए और पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करते हुए उन्होंने वो एटमी धमाके किए। और उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद उनकी हुकूमत हटाई गई, मुल्क में आपको पता है इक़्तिदार को तब्दील किया गया।
इमरान अहमद न्याजी साहब ने क्या किया है? अगर हम 30% कम में गैस लेकर आ रहे हैं पर ये तस्लीम कर ले कि जाहिर है पूरी, देखे ना, मेरी गुजारिश सुने ना, वो अगर तो 3-4 साल रहे, उनको किसने रोका था कि वो रूस से सस्ती गैस लेकर आ जाते? उनको उस वक्त याद आया जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आ गया और पार्टीज जो इत्तेहादी जब उनको छोड़ गए, उनको किसने रोका था कि वो ईरान से ला सकते थे, वो सस्ती गैस भी ला सकते थे? इन्होंने तो, साजिश ये होती है कि जब आपको पता है कि LNG पूरे दुनिया में सस्ती मिल रही थी, उस वक्त ना लिया और अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। साजिश उसको कहते हैं जब पेट्रोलियम का स्कैंडल बना और पूरे मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, उसको साजिश बोलते हैं। इमरान अहमद न्याजी, अगर ये तस्लीम किया जाए कि बाहर की दुनिया में जाहिर है वो लॉबीज भी होती हैं जो मुल्कों के मुखालिफ भी होती हैं, तो इमरान खान ने तो उनकी ख्वाहिशात को खुद ब खुद पूरा किया। इन्होंने मुल्क में, आपको पता है, अनारकी भी फैलाई, महंगाई भी फैलाई, करप्शन भी फैलाई, पाकिस्तान की मईशत को भी तबाह किया। तो वो सारे तो इमरान खान ने काम किए जिससे पाकिस्तान के मुखालिफ खुश होते। देखे ना, अगर पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर होगी तो पाकिस्तान के मुखालिफ जो कुव्वतें हैं वो खुश होंगी, अगर पाकिस्तान के अवाम परेशान होंगे तो पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें खुश होंगी। तो इमरान अहमद न्याजी साहब ने तो वो तमाम फ़राइज़ अंजाम दिए कि जो कि पाकिस्तान की सलामती के लिए भी खतरा थे और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी खतरा थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को किसने गिरवी रखा? ये तो कहते थे कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। तो IMF के पास गए और पूरी दुनिया में डॉलर लेने के लिए, जितनी जंग कश्मीर के लिए जितनी आवाज उन्होंने बुलंद की, इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी और ने बुलंद की होगी। नबील कबूल साहब, ये बताइएगा, कराची में जलसा किया तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने, लाहौर में भी जलसा किया, ये बात तो तस्लीम करेंगे ना आपके, उनके साथ अवाम है, मोबिलाइज कर रहे हैं अवाम को, अवाम उनका जो नैरेटिव है उसको बाय कर रहे हैं। देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि ये नया नया जोश दिलाया गया है पब्लिक को, और हमारी जो पब्लिक है ना वो बहुत जल्दी बातों में भी आ जाती है और बहुत जल्दी भूल भी जाती है। ये जो एक शुरू में कहा, ये अमेरिका ने हटाया है, तो एक तो चीज वाजे हो गई कि अमेरिका ने नहीं हटाया, हमने आपको हटाया। हमने कैसे हटाया? हमने आइन के अंदर रहते हुए आपको हटाया, आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। इधर अमेरिका कहां से आया? क्या अमेरिका असेंबली के अंदर आकर अमेरिका ने जो है हमें उधर कहा कि भी इसको हटाओ? ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और अमेरिका जो है वो MNAs को नहीं कभी कहेगा कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में साथ दें। ये बच्चों वाली बातें हैं, और जो हमारे नादान लोग जो समझ रहे हैं इस बात को, इस नैरेटिव के पीछे चल रहे हैं, इमरान खान ने पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। ये टाइम बीइंग के लिए आप देख लेना। और ये जो धमकी दे रहे हैं ना कि मैं ईद के बाद कॉल दूंगा, इस्लामाबाद सब पहुंचना, मुझे सिर्फ एक चीज बताएं कि ऐसी धमकियां, ऐसी चीजें हम तो पिछले 3-3.5 साल से दे रहे थे कि हम 23 मार्च को पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद में धरना देंगे। आप ये धमकी दे रहे हैं। आप वेलकम, आप बिलावल साहब ने किया तो है, लॉन्ग मार्च किया उन्होंने, वहां तक गए वो। नहीं, मैं PDM की 23 मार्च वाले लॉन्ग मार्च की बात कर रहा हूँ। हमारी तो सक्सेसफुल लॉन्ग मार्च थी। हमारी सक्सेसफुल इस तरह थी कि हमारे 10 दिन का जो है लॉन्ग मार्च था। चेयरमैन बिलावल ने अपना जो वादा किया वो पूरा किया, वो पहुंचे इस्लामाबाद। अब बात यह है कि ये जो धमकी दे रहे हैं, ये किसको दे रही है? हमें तो नहीं दे रहा इमरान खान, ये धमकी किसी और को दे रहा है। और बात ये है कि ये अगर समझ रहा है कि ये पब्लिक इसके साथ देगी, देखे ये जो इसको तो मैं PTI को हमेशा बर्गर पार्टी कहता हूँ। ये बर्गर पार्टी जो है ना, ये बहुत जल्दी मैदान छोड़ के भी भाग जाती है। ये इमरान खान ने अभी तक जेल नहीं देखा है, इमरान खान के साथियों ने अभी तक जेल नहीं देखा है। 124 दिन का धरना दिया हुआ है, अभी तो मैदान उन्हीं का चल रहा है, उन्हीं के मैदान है, उन्हीं की रौनक लगाई हुई है मैदानों में। जेल की बात है, इन्होंने अभी तक जेल देखा नहीं है। इन्होंने जो तोशा खान का, ये समझ रहे हैं तोशा खान वाला जो केस है और ये फॉरेन फंडिंग केस है, इससे ये जान छुड़ा लेंगे। हमारी बेइज्जती पूरी दुनिया में इन्होंने करा ली कि एक घड़ी जो है शेख मोहम्मद ने दी कि भाई ये घड़ी आपको तोहफा है, आप जो है वहां पे 30% पे खरीद के और उसको बाहर मार्केट में उसी जगह जाके कानून का मंतखब कुछ नहीं है। मैं आप यकीन जानिए, इखलाकियात के तौर पर अगर आप कह सकते हैं, कानून तो कोई नहीं तोड़ा। आप मुझे बताएं कौन सा कानून तोड़ा है? आपको अगर गिफ्ट मिला है उस वक्त आपकी 15% अगर आप अदायगी करते हैं, आप 15% अदायगी करके लें, उसके बाद वो आप मलकियत आपकी, आप कुछ भी करें। आज सुने, इखलाकियात भी एक चीज होता है ना, कानूनन आप कह रहे हैं ना, इखलाकियात पे तो फैसले नहीं होते। इखलाकियात ये कि आप अपने मुल्क की बेइज्जती कराएं,
इखलाकियात ये है कि पूरी दुनिया को बताएं कि पाकिस्तानी वजीर आजम को एक चीज तोहफे में मिला, उसने जाके वापस उसी दुकान में बेचने चला गया। ये आपके इखलाकियात है कि उस दुकानदार ने जो है फोन करके वहां पर जो है। चले मैं इसका जवाब ले लेता हूं अमजद साहब, ये इखलाकियात का वैसे पाकिस्तान तरीके साहब के सरबराह इमरान खान कहते बहुत कुछ है इखलाकियात के बारे में, लेकिन ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है। कानून आपने नहीं तोड़ा, लेकिन किसी का गिफ्ट ऐसे सेल कर देना अच्छी बात तो नहीं है। ये जिहाद दी जा रही है मुरसले के बारे में भी और अखलाकियात के बारे में। इनका अखलाक यही था कि इन्होंने फ्रंट मेन्यू के जरिए ना 15% पे, और वो अगर मुझे आज भी याद है MBBS का जिसने इनको हार दिया था कि ये अपना सलाब जदगान को दे, तो उन्होंने वो भी गायब कर दिया था। इमरान खान साहब ने तो इसको 50% एक बाकायदा इसको SOP इसकी बनाई गई और इसको 50% पे लेके गए, और उन्होंने तो अपने हिसाब से मतलब 15% नाम के साथ, और नहीं आप देख ले 50% है, आप फिर भी चेक कर ले। 50% भी खान साहब ने चेंज करवाया था, वरना पहले 15% या 20% था कि आप पहले 15% पे था और फ्रंट मेन्यू के जरिए था। और आज वही मतलब हमें वो भी याद है कि BMW के किसने वो मरियम सल्दा ने ली थी और कहीं किसी ने क्या लिया था, किसी ने क्या। देखो हमने हर चीज को ऑन बोर्ड लेके इसको एक्सेप्ट किया और छुपे नहीं है। बात समझने की है, हमारे दिल में कुछ चोर नहीं है ना, हम तो कौम के सामने जवाबदेह हैं। और ये जो आज भी वो असेंबली में खड़े होकर सब कहते थे कि जी मेरा तो कोई सरे माल नहीं है, कोई कहता था मेरा ईवान फील्ड नहीं है, कोई क्या कहता था। हम तो देखो इसी पाकिस्तान में जीना है, इसी पाकिस्तान में मरना है। और ये जो हमारा ये कहना कि जी मैंने पहले कहा कि मरासले के बारे में ये क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, बात समझने की है। अब जिसकी दुम पे चल के आए हैं, चढ़ के आए हैं, अब अगर इनमें देखें प्राइम मिनिस्टर उस पे बेल पे, आधी काबीना उस पे, अच्छा मुझे समझ नहीं आया, आप इसको डिफाइन करें। अच्छा आधी काबीना जो है वो बेल पे है, गवर्नर जेल में है। अच्छा सिंध का बनाया, ये इनकी हुकूमत है। अब मुझे बताएं कि इम्पोर्टेड इससे क्या होती है, आप पाकिस्तान का क्या चेहरा बताना चाहते हैं दुनिया को? ये वो कायद का पाकिस्तान है, ये वो इलामा का पाकिस्तान है, या वो जो हमारे 80,000 के करीब लोगों ने कुर्बानियां दी उसके लिए नहीं, चोरों के लिए दी है? खुदा का खौफ करें यार, कुछ पाकिस्तान के साथ रहम करें। मतलब बात सुने, सिवाय अपनी जहादें बनाने के अलावा भुट्टो की कुर्बानी जाया कर दी, कायद आजम की मेहनतें जाया करने पे तुले हुए हैं। अब ये क्या बात करते हैं? आज हमने तो माना है कि भुट्टो ने इसको सोच को दिया था, आजादी की तरफ फांसी लग गया, और उसके बाद गुलामी रही ना। वाहिद इमरान खान आके फिर एक दफा फिर उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमें आप पाकिस्तान को आजाद। अच्छा इसका जवाब ले लेते हैं, नबील साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। जी नबील साहब, एक तो ये बता रहे गवर्नर जेल में, मुझे नहीं पता कौन से गवर्नर की बात कर रहे हैं। बात ये है कि आप लोगों ने तो बड़ा इल्जाम लगाया हमारे ऊपर कि ये जो काबीना बना है, ये काबीना सब जो है बेल पर है। तो भाई सियासी मुकदमा आप लोगों ने बनाए। आपने जिस शख्स के ऊपर 20 किलो हेरोइन डाला था वो आज मिनिस्टर इंटीरियर बना है। अब वो आप मुझे बताएं, जिसने उसके खिलाफ 20 किलो हेरोइन का जो झूठा केस बनाया था, क्या अब वो राना सनाउल्लाह छोड़ेगा उन लोगों को? आप लोग को ये सोचना चाहिए था। आप लोग सोचकर आए थे कि आप लोग 10 साल के लिए आए हो, और मैं पहले ही कहता था कि आप लोग सिर्फ 3-3.5 साल में घर चले जाओगे। तो आप लोग ने बुरा टाइम नहीं देखा। अमजद भाई, आप तो बड़े वालिद के बेटे हो। मैं आपके वालिद मेरे साथ MNA रहे और उनकी बड़े मेरे ऊपर एहसानात है, उन्होंने मुझे सियासत में बहुत कुछ। जेल देखना कोई मुनासिब बात वैसे है भी नहीं सर, इखलाकियात की हम बात कर रहे हैं। ये जेल जाने को हम सियासत से लिंक क्यों करते हैं कि जो जेल गया है वही एक अच्छा सियासतदान है? मुझे एक चीज बताएं। अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इसी पर बात करेंगे कि जेल जाना अच्छा क्यों समझा जाता है एक अच्छे सियासतदान के लिए, कि भाई वो जेल गया इसलिए अच्छा सियासतदान है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब
तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इस्लामाबाद की कॉल की बात तो कर दी है, ईद के बाद हो सकता है वो सिट-इन का प्रोग्राम बनाए या फिर लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम बनाए। अमजद साहब से इस पर बात करेंगे। और सर, क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं चाहूंगा प्रिसाइजली आप बताइएगा, फिर आप लोगों का क्या इरादा है? सिट-इन के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं? और 2014 का जो आपका ये एक्सपीरियंस था, ये इतना ज्यादा कामयाब नहीं हुआ था। हम पहले समझते हैं और अब भी समझते हैं कि हम पुरअमन रहते हुए अपनी तहरीक चलाएंगे, और इनको अब समझ जाना चाहिए कि अवाम इलेक्शन मांग रही है और इलेक्शन के बगैर अब इस्तेकाम नहीं आ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम 5.6 पे आज IMF खुद कह रहा है कि हम ग्रोथ छोड़ के गए हैं, और आज अवाम जो है वो जो चाहती है ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको काम एंड कूल रखते हुए ये चीजें प्रोसीड करें। अगर ये इलेक्शन की तरफ आते हैं, यहां तक तो हुकूमत भी आपकी तायद कर रही है, वो कह रही है, वजीर खजाना ये कह रहे हैं कि जनाब कुछ स्टेप्स ले लें, फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इलेक्शन की तरफ ही जाना है। अच्छा, नहीं, वो ये कहानियां डालते हैं, इनको ये पता है, ये समझते हैं कि हम ये स्प्रेड करके ना कंफ्यूजन स्प्रेड करके ना थोड़ा सा मॉब को रोक लें, लेकिन मॉब रोकने वाला नहीं है। हमने लास्ट कॉल का इंतजार है, और वो जिस दिन भी लास्ट कॉल आई इस्लामाबाद के लिए, पूरी दुनिया ने उधर होना है। फिर चीजें वैसे नहीं होंगी ये जैसे आप होंगी। हम समझते हैं कि हर चीज स्मूथ तरीके के साथ एमिकेबली हो जाए, इलेक्शन की तरफ एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाए, जो जमहूर का फैसला है वो मान लिया जाए, और इसी में सबका फायदा है। वरना गलतियों, कुताहियों, साजिशों, मुदाखलतों पे बात जो चली गई है, तो समझें कि अवाम का मूड क्या है। कि अगर इमरान खान एक अपना पैगाम पूरी कौम को देखता है और करोड़ों लोग रोडों पे आते हैं, अगर वो फेसबुक ट्विटर पे आता है तो लाखों करोड़ों लोग उस पे आ जाते हैं, तो आप ये न समझे तो अलग बात है। क्योंकि ये बाजू का आंखें दिल बंद हो जाते हैं ना, वो समझते हैं कि सब रावी जो है चैन लिख रहा है, रावी चैन नहीं लिख रहा। रावी चैन तब लिखेंगे जब चैन है या नहीं है, ये कबूल साहब से पूछते हैं। कबूल साहब, आप ये बताइएगा, सियासी बसीरत काफी ज्यादा है आपकी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, ये बताइएगा क्या देख रहे हैं ईद के बाद, क्या माहौल बनने जा रहा है पाकिस्तान में? ईद के बाद कुछ नहीं होगा। ईद के बाद जो है असेंबली के अंदर हम देखेंगे कि ये कितने सच्चे हैं। ये इस्तीफा जो इन्होंने दिया है, ये इस्तीफे का तरीकेकार ये नहीं होता जो ये हर दफा करते हैं। इन्होंने पिछली दफा भी ऐसे किया आज इस्तीफों को। मरात जो है ना, मरात अभी तक मिल रहा है इनको, टिकटें भी मिल रही है, तनख्वाहें भी मिल रही है। सबसे पहले तो हम असेंबली में जाकर जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का सत्यानाश किया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लेकर आएंगे। इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से जो इन्होंने अपने फायदे के लिए जो लेकर आए थे, उसको ठीक करना है। हमने देखे ना, हमें कोई शौक नहीं है, अगर इनको शौक है इलेक्शन का, हम भी तैयार है इलेक्शन के लिए, लेकिन हमें जो चीज इन्होंने बिगाड़ करके रख दिया उनको सीधा करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की जरूरत है। और वैसे भी इलेक्शन कमीशन का कि हम 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते। अभी तो देखिए, मैं सुन रहा था वो ये कह रही है कि जनाब अब 2023 के अगस्त में ही होंगे इलेक्शंस। अगर आप 6 महीने की बात कर रहे हैं, फिर आप इसका मतलब है कि नून लीग पर प्रेशर डालेंगे? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं कि आपका 7 महीने का जो है इलेक्शन कमीशन ने भी बोला है कि हम तैयार नहीं है। तो हल्का बंदियों के हवाले से। दूसरी बात, हल्का बंदी के बगैर इलेक्शन कैसे होगा? हल्का बंदी पहले तो सेंसस होगा, जिस बात के ऊपर हमने एग्रीमेंट किया है कि सेंसस पहले होगा, सेंसस के बाद हल्का बंदियां होंगी, फिर इलेक्शन। तो ये वही मरियम वाली बात, औरंगजेब वाली बात पे जारी, लेकिन उन्होंने तो कुछ ज्यादा ही आगे चली गई है। हम इतना आगे तक नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं जो 5 साल का टर्म है वो पूरा हो, और जो 5 साल का टर्म है वो मेरे मुताबिक, मेरे ख्याल में पिछला इलेक्शन जो है शायद जुलाई में हुआ था, लेकिन अभी जो है वो टर्म मई में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर इलेक्शन हो जाएगा। जी गौर साहब, कब करा रहे हैं इलेक्शन साहब? देखिए सर, इलेक्शन इंशाल्लाह, इलेक्शन से हम ना पहले घबराते थे और ना ही अब भी हमारा यही है कि हम प्रोसेस जो है वो सारा इलेक्शन की तरफ ही लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो रिफॉर्म्स होना ज़रूरी है, जो कि मतलब है कि जिस वजह से पहले इलेक्शन इन्होंने चुराए थे, RTS सिस्टम का इशू था, फिर EVM मशीनों का स्या कानून इन्होंने बिल्डोज करके असम्बली को पास किया। और दूसरी गुजारिश ये है कि ये जो फरमा रहे हैं कि मतलब है कि
हमारी ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा पहुंच गई। देखें, इन्होंने अवाम में जाना है। अब आप अगर जेली ट्वीट्स करके, चूँकि आप जेली प्राइम मिनिस्टर भी थे, आपकी ट्वीट्स भी जेली हैं, आपका नैरेटिव भी जेली है, तो अब आप अवाम में जाने से आप घबराते हैं। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो सबसे पहले आप केपीके की अवाम के अलावा क्या, वो तो पार्लियामेंट से बाहर है, अवाम में वो इतने ही मुखलिस है कि ये इलेक्शन था। मेरी गुजारिश सुने तो केपीके गवर्नमेंट से इस्तीफे देना खत्म करे। पंजाब की एमपीएस भी सारे रिजाइन करवा दे जो इनकी पार्टी के हैं, जो सिंध में इनमें बैठे उनके इस्तीफे। आप कौमी असेंबली के एक्सेप्ट करें, वहां से रिजाइन दे दें। कौमी असेंबली से इस्तीफे दे, सिर्फ वो फेक पेपर्स के ऊपर। फेक नहीं हो सकता, नहीं है। अगर ये वाकई इलेक्शन में जाना चाहते हैं तो हर तरफ से, गिलगित बल्तिस्तान से भी करवाएं, कश्मीर से भी चलवाएं, ताकि 22 करोड़ आवाम को ये यकीन हो सके कि ये वो जिस तरह से पहले इन्होंने टोपी ड्रामा किया था, अब ये फिर वो टोपी ड्रामा नहीं कर रहे जो जब पहले ये ऑपोजिशन में थे। तो ये सारा ये ड्रामा कर रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने पाकिस्तान में चीनी महंगी की, पाकिस्तान के पैसे की कदर जो थी वो डिवेल्यूएट की, और आपको पता है कि डॉलर कितना ज़्यादा ये बढ़ा कर गए। पाकिस्तान में आटा और चीनी और घी को महंगा किया। पाकिस्तान में अद्वियात के न सिर्फ बड़े बड़े स्कैंडल आए, 600, 700 और 800% तक अद्वियात की कीमतें बढ़ाई। पाकिस्तान के अब अगर इस्लामाबाद की तरफ आते हैं ईद के बाद, तो आप रुकावटें तो कोई नहीं डालेंगे ना। लाहौर में काफी ज्यादा रुकावटें डाली गई थी। नहीं, लाहौर में भी कोई रुकावट नहीं डाली गई, उधर आवाम ही कोई नहीं आया। आपने देख लिया कल के जलसे में ये एक्सपोज हो गए। और ये जो कहते थे कि हमारा तारीखी जलसा होगा, सारी कुर्सियां खाली थी, 10-15 हज़ार कुर्सी लगी थी, वो भी सारी खाली पड़ी हुई थी। मकसद ये है कि वो तो ये तो बिल्कुल आप आवाम इन आटा खाली पड़ा था, फिर हम किसको दिखा रहे थे सर, ऐसा नहीं करेंगे, स्कैंडल बनाने वालों के और रिंग रोड के स्कैंडल वालों के साथ जाएगी। इनको चाहिए ये छोड़े, ये असेंबलियों से इस्तीफे दे, वो केपी के असेंबली से इस्तीफा देना खत्म करें, इस्तीफा दे। आप यकीन जानिए जिस तरह से आप काउंट कर रहे हैं ना कि कितने लोग थे कितने नहीं थे, यही मर्दमशुमार में भी अक्सर होता है। ऐसा नहीं कर रहे, हमने कल पूरी ट्रांसमिशन की है, लोग हैं जो है वो हमने दिखाया। अमजद न्याजी, अमजद मुझे बताया रमजान में झूठ यार, तू छोटा भाई है ओ यार, अपना अल्लाह का नाम ले, खुदा का नाम ले। रमजान में झूठ नहीं बोला जाता, शैतान को अल्लाह भी बंद कर देता है। केपीके से इस्तीफे दिलवाए जाए साहब। चलिए सर, कैमरा झूठ नहीं बोलता है, कैमरा कोई झूठ नहीं बोलता है, कैमरा ने दिखाया, लोग वहां पर मौजूद थे, कम है ज्यादा इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन लोग मौजूद थे, एक अच्छा मोबिलाइज कर रहे हैं तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब। मैं तो एहतराम करता हूं आपका, मैं अल्फाज नहीं बोलूंगा। थैंक यू सो मच। अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, नबील कबूल हमारे साथ मौजूद थे, और इसके अलावा फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, और अमजद अली खान न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। देखना ये जनाब क्या होता है। इस्लामाबाद की कॉल तो दी हुई है, फिर जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। कल इंशाल्लाह 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।